असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये रजिस्टर है R2। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और ये सेल E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है स्मॉल r। देखिए इस वाले टर्मिनल को मैंने P लिख दिया है, इस वाले टर्मिनल को Q, इसको M और इसको N, और इसको A और इसको B लिख। तो इसमें पूछा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। स्टेडी स्टेट में इस तरह के कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस को हम स्टेडी स्टेट में ही करेंगे। तो स्टेडी स्टेट में इसमें कोई करंट नहीं होगा, I इज इक्वल टू 0 इन कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये सिर्फ बचेगा। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, ऐसे करंट जाएगी। इस वाले करंट को हमने I लिख दिया और इसमें कैपेसिटर में जो करंट है उसको I1। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू E अपॉन देखिए कि ये और ये वाले जो कैपेसिटर है R1 और R, ये A और B के बीच में कनेक्टेड है, ये और A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Mn। तो जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Mn माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। अब R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा I1 इंटू R2। अब इसमें कोई करंट तो है नहीं, तो ये Vmn माइनस करंट 0 हो गई, 0 इंटू R2। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब I हमने कैलकुलेट किया तो I हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r, रेजिस्टेंस करंट हो जाएगी। तो M और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vmn वो हो जाएगा I इंटू R1। तो I की वैल्यू हो गई E अपॉन R1 प्लस R इंटू R1। तो ये E R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा E इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका चार्ज कितना होगा। तो चार्ज होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, तो C और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। तो ये हो गया CE R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r। दिस इज चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसके दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज होगा वो CE इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 12 is the circuit shown that through 8 ohm E। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, फिर 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है
और ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस। तो हमें पूछा है कि ई की वैल्यू कितनी होगी। अगर यहाँ पे हम एक सेल लगा देते हैं, ये एक सेल हमने कनेक्ट कर दी, सेल का ईएमएफ ई के बराबर है, और इससे पूछा है कि ई की वैल्यू कितनी होगी इफ करंट इज सेम थ्रू ओ 8 ओम बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग ई। जब हमने ई कनेक्ट नहीं किया था तो इसमें जितनी करंट थी, और जब हमने इसको कनेक्ट किया तो उसके बाद भी इसमें जितनी करंट होगी वो दोनों केसेस में सेम। अगर दोनों केसेस में इसमें सेम करंट होगी तो फिर हमें इसकी ई की वैल्यू बतानी है कि ई की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए पहले हम इसमें करंट कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितनी करंट होगी। तो हो जाएगा ई अपॉन आर नेट प्लस स्मॉल आर। इसको हमने ई डैश लिख दिया, तो ये हमने अपॉन आर नेट प्लस स्मॉल आर, और ये तब है व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड। तो जब हमने इस सेल को कनेक्ट नहीं किया तो ई की वैल्यू होगी 12 वोल्ट, और आर नेट ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 10, और स्मॉल आर गिवन नहीं है तो स्मॉल आर की वैल्यू 0। तो 12/24 यानी कि 1/2 एम्पियर हो। तो पहले इसमें 1/2 एम्पियर की करंट है, और जब हम इसमें सेल को कनेक्ट कर देंगे व्हेन ई इज कनेक्टेड, तब भी उसमें इतना ही करंट है। ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये सेल को कनेक्ट कर दिया, और इसमें अभी भी उतनी करंट है। मतलब ये वाली जो करंट है पहले हाफ एम्पियर थी तो अभी भी हाफ एम्पियर है। तो पूछा है कि ई की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये क्लोज लूप है, करंट इस तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो क्लोज लूप है इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। तो इसमें केवीएल लगा दीजिए बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम ऐसे चलेंगे तो ई पॉजिटिव लेंगे, फिर ऐसे जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I इंटू आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू 8, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो E माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ईएमएफ आ जाएगा 4 वोल्ट। तो जब हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब भी हाफ एम्पियर की करंट रहेगी, और जब हम यहाँ पे एक सेल लगा देंगे तब भी हाफ एम्पियर की करंट रहेगी अगर E 4 वोल्ट होगा तो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये ए और बी के बीच में इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ये R1 और इस तरफ ये R2 कनेक्टेड है, फिर इधर R1 और इस तरफ R2 कनेक्टेड, फिर ये R1 और इस तरफ R2 कनेक्ट, और ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक चलता है। तो ए और बी के बीच में एक इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है रेजिस्टेंसेस का, R1 और R2 का, तो ये आर्म जो है इंफिनिटी तक जाएगी। R1 की वैल्यू 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और जो R2 की ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो उसने पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमने सपोज कर लिया कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल है। बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं, ये मैं यहां से कट कर दिया और इस वाले टर्म को लिखा पी,
तो आप जरा इसको छोड़ दीजिए, ये जो फर्स्ट लिंक है R1 और R2 का जो फर्स्ट लिंक है उसको छोड़िए और P और Q से इसको देखना स्टार्ट करिए। क्या ये पहले जैसा नहीं होगा? अगर हम नेट में से एक लिंक को हटा देंगे तो जो बाकी बचा हुआ नेटवर्क है वो भी बिल्कुल पहले जैसा रहेगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट लिंक्स में से एक लिंक हटा दोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए P से स्टार्ट करोगे तो R1 R2 फिर ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि P और Q के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो A और B के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा, यानी कि R के इक्वल होगा। तो हम इसको सर्किट को इस तरह से बना सकते हैं, ये R1 फिर ये R2 और फिर यहाँ पे ये P पॉइंट आ जाएगा, ये Q पॉइंट आ जाएगा, और इस सब का जो रिजल्टेंट है RPQ उसको हम R के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि इस सब के रिजल्टेंट को हमने R के इक्वल लिख दिया और R की वैल्यू हमें बतानी है। हमारा जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क था, जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क था वो अब छोटा हो गया। इस सारे रिजल्ट को हमने कैपिटल R कंसीडर कर लिया और इसका भी रिजल्टेंट कैपिटल R होगा, क्योंकि A B का जो रिजल्टेंट है उसको हमने R माना हुआ। और यहाँ पे समझना है कि P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही A और B के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन्फिनिटी में से अगर एक लिंक कम कर दोगे तो वो फिर भी उसमें इनफाइनाइट लिंक्स ही बचेंगे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो AB के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RAB, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में आएंगे, R और R2, तो 1/R प्लस 1/R2 का होल इनवर्स, ये इन दोनों का रिजल्ट हो। और जब इन दोनों का रिजल्ट आएगा तो वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, प्लस R1। तो पहले इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाला, इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया ये, फिर उसको R1 के साथ, क्योंकि अब तो ये एक ही रेजिस्टेंस हो जाएगा जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ ये ऐसे चलेगा, तो ये सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर बन जाएगा। जब इन दोनों का इक्विवेलेंट आप बना लोगे, ये R1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो देखो ये पूरा एक ही वायर बन जाएगा, तो इसलिए ये दोनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे। RAB की वैल्यू भी R के इक्वल, तो RAB R के इक्वल होगा, ये 1/R। R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, R2 को 2 लिख दें। और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 1 ओम के इक्वल है, तो R1 1 ओम। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो R इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2R हो गया, ये 2 प्लस R, इसका होल इनवर्स प्लस 1। अब इसका जब इनवर्स करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2R अपॉन 2 प्लस R प्लस 1। अब इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 2 प्लस R से मल्टीप्लाई कर दो, तो R इंटू 2 प्लस R, इसको भी 2 प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R हो जाएगा, और इसको भी 2 प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस R। तो पूरी इक्वेशन को हमने एलसीएम यानी कि 2 प्लस R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R प्लस 2 प्लस R। ये 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। तो R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। R कॉमन निकालिए, R माइनस 2 फिर 1 निकालिए, R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। R माइनस 2 इंटू R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो R माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू या तो 2 ओम होगी या माइनस 1 होगी। ये जो माइनस वाला है इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए R की वैल्यू 2 ओम के इक्वल हो जाएगी। R इज इक्वल टू 2 ओम, तो R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 2 ओम इसका आंसर हो। इससे जो रिजल्ट आएगा R प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें R की वैल्यू माइनस 1 आएगी, उसको रिजेक्ट कर देंगे।
रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर हो गया R इज इक्वल टू 2 ओम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक 15 वोल्ट का सेल दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट का एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। फिर इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 ओम का, इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और फिर ए और बी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी। फिर ये 7 ओम, 7 ओम, ये 1 ओम, और इधर 10 ओम। द करंट फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट डायग्राम शोन इज, तो इससे कितनी करंट निकलेगी वो बताना, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको मॉडिफाई करके सर्किट को छोटा करेंगे। ये देखिए ये पूरा एक वायर ए से बी तक ऐसे जाएंगे, तो ये एक वायर होगा, और ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये सब सीरीज में होंगे। 7 ओम, 1 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट 7 + 1 + 10 18 ओम हो जाए। अभी जो 18 ओम आएगा वो इस वाले 6 ओम के साथ, 18 ओम 6 ओम के साथ पैरेलल में होगा। 18 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। Therefore, इनका जो रिजल्टेंट होगा आर इक्विवेलेंट डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 1/18 + 1/6 का होल इनवर्स, क्योंकि 1/r की वैल्यू होती है 1/r1 + 1/r2, तो आर निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल के -1, एलसीएम 18 आ जाएगा। 6 3 जा 18, 3, तो ये 18/4 यानी कि 9/2 ओम हो। ठीक है, अब देखिए कि इस सब का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है, इस सब का रिजल्टेंट हो गया 9/2। मतलब इस सब को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 9/2 यानी कि 4.5 ओम के इक्विवेलेंट हो। अब देखिए ये जो 2 ओम है, ये 4.5 ओम और ये 8 ओम, अब ये पूरा एक ही वायर होगा, तो ये तीनों एक ही वायर में, इसलिए सीरीज में होंगे ना। 2 ओम, 4.5 ओम, 8 ओम आर इन सीरीज। तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 + 4.5 + 8, तो ये 14.5 ओम हो जाएगा। अब जो नेट करंट है आई वो हो जाएगा E/R नेट प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ये 0.5 ओम दिया हुआ है, तो E की वैल्यू हो जाएगी 15, आर नेट 14.5 और ये 0.5, तो ये 15/15 यानी कि 1 एम्पियर की इक्वल होगी। तो ये जो सारा नेटवर्क है ये सेल से 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक एमीटर लगा। ये जो एमीटर है ये इस वाले आर्म यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करेगा। ये डी टर्मिनल, इस तरफ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक की लगी हुई है के। ये सी और ये डी। रीडिंग ऑफ द एमीटर ए विल बी, तो एमीटर की रीडिंग पूछी है और कब पूछी है एमीटर की रीडिंग? व्हेन के इज ओपन। तो अगर की ओपन है, की ओपन है तो हम इस वाले आर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि की अगर ओपन होगी तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, करंट सिर्फ क्लोज सर्किट में होती है। तो की को ओपन कर दिया जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं आएगी, करंट सिर्फ ऐसे रहेगी। तो अब करंट इस तरह से जाएगी और ये जो एमीटर है ये आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो हमें इसमें ऊपर वाले सर्किट में करंट कैलकुलेट करनी है। तो करंट हो जाएगा ई यानी कि 10 वोल्ट अपॉन 5, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो ये 2 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट रहेगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे एक 8 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, ये पॉइंट मार्क करा हुआ है ई और यहाँ पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट को मार्क करा हुआ है डी। डी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस वाले पॉइंट को अर्थ करा हुआ है। द पॉइंट सी इज अर्थड। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी पॉइंट अर्थ होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। तो अगर सी पॉइंट को अर्थ कर दिया गया तो उसका मतलब है कि सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और ये क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट में आप सपोज करिए कि ये करंट फ्लो हो रही है, ये वाली करंट फ्लो हो रही है, तो हम इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और ई और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जब ई और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो हम ई का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि ई का कितना पोटेंशियल होगा। तो पहले करंट की वैल्यू निकालते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट होगी। तो 8 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये 8 अपॉन 6, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये 4/3 एम्पियर की करंट होगी। और सी से ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी सी ई, ये आई इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो सी और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 4/3 इंटू 1, 4/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखिए करंट सी से ई की तरफ जा रही है, इसका मतलब सी हायर पोटेंशियल पे होगा और ई लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो सी और ई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीसी माइनस वीई के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट। सी वीसी 0 के इक्वल गिवन है, तो ये 0 माइनस वीई इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट, तो वीई हो जाएगा -4/3 वोल्ट। तो जो ई पॉइंट का पोटेंशियल है वो -4/3 वोल्ट के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
PQR, each of 2 ohm and an unknown resistance S form the 4 arms of a Wheatstone bridge. ये देखिए, ये P है, ये Q, ये R और ये S। ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। P की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, Q की वैल्यू 2 ओम और R की वैल्यू 6 ओम, 2 ओम। एक व्हीटस्टोन सर्किट को बनाते हैं। When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, जब S के पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये जो सर्किट है ये बैलेंस हो जाता है, मतलब इसमें जो करंट है वो 0 हो जाता है। ये सिचुएशन दी हुई है। तो जैसे ही आप S के साथ 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि ये जो गैल्वेमीटर है इसमें करंट 0 हो जाती है। उसमें पूछा है कि S की वैल्यू कितनी हो, S हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको हम R डैश कंसीडर कर लेते हैं। तो इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड तो इस पूरे रेजिस्टेंस को हमने R डैश कंसीडर कर लिया। तो ये P अपॉन R डैश ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। Q और R दोनों 2 के बराबर है, तो ये 2 अपॉन 2 यानी कि 1 के इक्वल आ जाए। तो P अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 यानी कि P इज इक्वल टू R डैश हो। तो P की वैल्यू तो 2 ओम है और R डैश इन दोनों का 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 6 का होल इनवर्स हो जाएगा। तो होल इनवर्स का मतलब है कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 6 और ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन S की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1/6, तो ये 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो 1/S इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब S इज इक्वल टू 3 ओम। तो S की वैल्यू 3 ओम के इक्वल हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड। देखिए ये कंफ्यूज करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनता है वो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में बनता है। अगर ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे होता, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे है तो उसके डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट होता, तब वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। एक ही आर्म के अक्रॉस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये 10 ओम आ जाएगा। ये 5 ओम और 5 ओम सीरीज में हो गया, तो ये 10 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया और ये 5 ओम हो गया। तो हमने इन दोनों का रिजल्ट निकाल दिया। इन दोनों का रिजल्ट हो गया 5 + 5 10। अब देखिए ये जैसे पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया सी। तो ये 10 ओम भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है और ये 5 ओम भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो 10 और 5 ओम है ये दोनों पैरेलल में होंगे। 10 ohm and 5 ohm are in parallel.
तो इनका जो रिजल्टेंट है ए और सी के क्रॉस, इन दोनों का रिजल्टेंट ए और सी के क्रॉस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5 का होल इनवर्स। तो ये 10/3 ओम हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 10/3 और फिर इस तरह की पिक्चर बनेगी, ये 5 ओम, इन दोनों को मर्ज कर दिया, ये 10/3 हो गया, ए और सी के क्रॉस ये 10/3 ओम आ जाएगा और ये फिर 5 ओम होगा। अब आप देखो ये जो 10/3 और 5 ओम है ये एक ही वायर बन जाएगा, ए से सी तक है, सी से बी तक है, तो एक ही वायर हो गया। ये 10/3 ओम और 5 ओम ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। नाउ 10/3 ohm and 5 ohm are in series. So therefore, R ACB कितना हो जाएगा 10/3 plus 5, तो 25/3 ohm के इक्वल हो जाएगा। अभी जो 25/3 और 5 ohm है ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही ए और बी के क्रॉस होंगे। ये ए और बी के क्रॉस 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 25/3 ओम की इक्वल होगा। ये जो 5 ओम और 25/3 ओम है ये therefore ए और बी के बीच ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 का होल इनवर्स, ये ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए तो 1/5 प्लस 3/25 का होल इनवर्स, 5/25 तो 8/25 का होल इनवर्स आ जाएगा, यानी कि 25/8 ओम आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 8 3 24 1 10 28 2 16, तो 3.212 ओम हो गया। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3.12 ओम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो ये ए और बी पॉइंट दे रखे। ये एक रेजिस्टेंस है आर, ये एक रेजिस्टेंस है आर और ये एक रेजिस्टेंस है आर और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आर। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये ओ पॉइंट पे और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों सेम पॉइंट है। हम इन तीनों पॉइंट को कैपिटल ए मार्क कर सकते हैं। जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, मतलब सेम पॉइंट होते हैं। तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस में ही खर्च होता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम उन पॉइंट्स को सेम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के इक्विवेलेंट होगा और इस पॉइंट के इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ये जो ए पॉइंट है यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ए से चले ये रेजिस्टेंस आ गया आर और हम कहां पे पहुंच गए, ओ पे पहुंच गए, ये पॉइंट आ गया ओ। अब ओ से 3 रेजिस्टेंस निकल रहा है, यानी कि ओ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ओ से हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और ये एक ये पार्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, तो ओ से ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। ये तीनों एक नए पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, वो तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है।
तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया और इसको हमने ए लिख दिया। अब ये सारे जो पॉइंट है वो बी से भी कनेक्टेड है, मतलब ये आगे पॉइंट आ गया बी। ए और बी में भी कोई फर्क नहीं है, मतलब ए और बी सेम ही पॉइंट है। तो अब हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये आर इन तीनों के साथ सीरीज में और ये तीनों जो है वो पैरेलल में। तो पहले तो इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r का होल इनवर्स, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में है तो उसको सिंपली ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा r प्लस 3/r का होल इनवर्स। तो ये r प्लस r/3 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 4r/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 4r/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इनफाइनाइट नेटवर्क। अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन किया था इनफाइनाइट नेटवर्क का। तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट नेटवर्क वाला क्वेश्चन। जो 40 मिनट से खत्म होने वाले, मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें वापस आइएगा। ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इधर भी 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस। और ऐसे ये इनफाइनाइट नेटवर्क बना हुआ है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आर ए बी बताइए कितना होगा। तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ से ऐसे कट कर दिया, इस वाले पॉइंट को P और इस वाले पॉइंट को Q कंसीडर कर। तो देखिए A और B के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही P और Q के बीच में भी रेजिस्टेंस होगा। तो RAB और RPQ ये दोनों इक्वल होंगे, इसको हमने R सपोज कर लिया और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से दोबारा से ध्यान से समझिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को छिपा लेता हूँ तो ये जो बचा हुआ वाला पार्ट है वो बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर एक लिंक को हटा दिया जाए जब भी वो पहले जैसा ही बनेगा। तो ये हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज RPQ। P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने RPQ लिख दिया। तो इस तरफ वाला जितना भी रेजिस्टेंस है उसको RPQ लिख दिया। फिर यहाँ पे ये इसके साथ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये ए भी आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इक्वेशन बनेगी। ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी का, वो कैसे आएगा? ये 2 ओम, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट, फिर 2 ओम। तो ये 2 ओम किस में ऐड हो जाएगा? इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट में। तो 2 और RPQ का पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/RPQ और इसका होल इनवर्स। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो फिर ये 2 ओम प्लस 2 ओम हो। तो देखिए ये ए से बी तक चले, ये 2 ओम आ गया, फिर प्लस यहां से इसके दो पार्ट हो गए, एक ए पार्ट हो गया, एक ए पार्ट हो गया, और जो दोनों हैं वो पैरेलल हो गए, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/RPQ का होल इनवर्स। और फिर यहाँ पे ये दोनों आके जुड़ गए, फिर 2 ओम हो गया, फिर इस पे इसको ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखिए ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल आर लिया हो, तो RAB कैपिटल आर के इक्वल हो, फिर 2
1/2 P और Q के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी कैपिटल R के इक्वल है, तो ये 1/R इसका होल इनवर्स और ये +2। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 2 + 2 4, इसका एलसीएम 2R हो जाएगा, ये R + 2 और इसका होल इनवर्स, तो R इज इक्वल टू 4, इसका इनवर्स करोगे तो 2R अपॉन R + 2। इस पूरी इक्वेशन को R + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन प्लेन हो जाएगी। तो R इंटू R + 2, R इंटू R + 2 इज इक्वल टू 4 इंटू R + 2 प्लस 2R। तो इक्वेशंस को प्लेन करने के लिए जो भी एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को हमने R + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी R + 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी R + 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको R + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा R² + 2R इज इक्वल टू 4R + 8 + 2R। ये 2R से 2R कट जाएगा और ये हो जाएगा R² - 4R - 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए कि 8 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको माइनस करके 4 आए, तो ऐसे पार्ट 8 के नहीं हो सकते हैं, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा जो आपने 10th में सीखा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू -B -4 प्लस माइनस √B²। तो B का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -4AC डिवाइड बाई 2A, तो ये 2 × 1 आ जाए तो जाएगा 4 प्लस माइनस ये 32 और 16 48 डिवाइड बाई 2, तो 4 प्लस माइनस 16 3 जब 4√3 डिवाइड बाई 2, तो जाएगा 2, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लस माइनस 2√3, तो 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्योंकि 2√3 2 से बड़ा होता है, नेगेटिव आएगा तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 2 और 2√3 हो गया 1.73 3.46, तो ये 5.46 ओम आ जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5.46 ओम हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे एक 3 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ये 3 वोल्ट का सेल है और यहाँ पे एक 50 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक और 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ पे एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर इसके पैरेलल में एक और 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक और 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4 इज, R4 के अक्रॉस वोल्टेज पूछिए, तो ये जो R4 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज बता रही है, तो V अक्रॉस R4। तो पहले इसमें देखिए करंट कैलकुलेट करेंगे, इसमें टोटल करंट कितनी है,
जब इसके अक्रॉस करंट आ जाएगी तो हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं I इंटू आर से। तो देखिए कि 60 और 30 का इक्विवेलेंट कितना होगा। हमने इस वाले पॉइंट को सपोज कर लिया कि ये पॉइंट है A और इस वाले पॉइंट को B सपोज कर लिया। तो हमें A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जितना A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इधर से होगा उतना ही A और B का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ से होगा। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो इसका 60 और 30 का इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा A और B के अक्रॉस वो हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30 का होल इनवर्स। क्योंकि जो 60 और 30 है वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 तो 3/60 1/20 का इनवर्स और ये 20 ओम। तो ये जो पूरा है ये 20 ओम के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब ये सर्किट इस तरह से जाएगा, ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए और बी के बीच में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 20 ओम हो गया। यहाँ पे एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये सिचुएशन बन गई। ट्वेंटी प्लस 30 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। तो जो 50 ओम है और 50 ओम है ये दोनों पैरेलल में है। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। ये मान लीजिए कि P है और ये वाला पॉइंट Q है। तो P और Q के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R अक्रॉस PQ। ये 50 तो 1/50 और ये भी 50 तो इसका 1/50 का इनवर्स, तो 2/50 का इनवर्स यानी कि 1/25 का इनवर्स। तो ये 25 ओम के इक्वल होगी। तो P और Q के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 25 होगा। मतलब ये सिचुएशन बनेगी। ये 3 वोल्ट, ये 50 ओम और ये 25 ओम, ये P और Q के अक्रॉस। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें जो टोटल करंट है वो कितनी हो जाएगी। करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू E अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 3/75 यानी कि 1/25 एम्पियर की करंट है। तो इसमें जो टोटल करंट है वो 1/25 की करंट है। तो यहाँ से 1/25 एम्पियर की करंट जाएगी। यहाँ से ये 1/25 एम्पियर की करंट जा रही है। अब देखो ये यहाँ भी 50 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 50 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों तरफ 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो करंट होगी वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब इक्वली डिवाइड होगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। ये भी 50 ओम है, ये भी 50 ओम है। तो इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी करंट होगी। इसमें करंट 1/25 का आधा यानी कि 1/50 एम्पियर और इधर भी 1/50 एम्पियर, क्योंकि इस तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो भी 50 ओम है और इस तरफ का रेजिस्टेंस है वो भी 50 ओम है। तो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है इसलिए करंट भी इक्वल होगी। तो 1/25 की आधी करंट इस तरफ चली जाएगी, आधी करंट इस तरफ चली जाएगी। तो देखिए ए और बी में जो करंट है वो 1/50 एम्पियर है। ये वाली करंट 1/50 एम्पियर, 1/50 एम्पियर। और ए और बी के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट अक्रॉस ए बी इंटू वोल्टेज अक्रॉस ए बी इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ए और बी के बीच में करंट कितनी है। देखो ए से बी की तरफ करंट जो है वो 1/50 एम्पियर है, 1/50। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20। तो ये 2/5 हो गया। तो 2/5 मतलब 0.4 वोल्ट। तो ए और बी के अक्रॉस चाहे तो आप इधर से निकालिए 0.4 वोल्ट आएगा, चाहे तो इधर से निकालिए 0.4 वोल्ट आएगा, चाहे तो इधर से निकालिए। तो कहीं भी आप देखोगे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.4 वोल्ट होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22। आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होता है। यानी कि एमीटर अगर आप लगा दोगे किसी सर्किट में और वो आइडियल एमीटर है तो उसके रेजिस्टेंस को काउंट करने की जरूरत नहीं। तो एक आइडियल एमीटर लगा हुआ है, एक सेल है ये, और इसका 4 वोल्ट ईएमएफ हो गया और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ईएमएफ 4 वोल्ट, ये एक सेल गिवन है। फिर इसके बाद 2 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पे 2 और 2 ओम के दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। फिर यहाँ पे एक 4 ओम का एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक आइडियल एमीटर लगा हुआ है। तो इस आइडियल एमीटर की रीडिंग पूछी है। आइडियल एमीटर की रीडिंग क्या होगी या इसमें से कितनी करंट पास होगी। तो इसमें से ये जो करंट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा ई अपॉन, ई हो गया 4 वोल्ट डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये 2 ओम हो गया प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट 1/2 प्लस 1/2 का होल इनवर्स। फिर आगे आए ये रेजिस्टेंस 4 ओम और फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल और ये ईएमएफ हो गया। तो इसमें इतनी करंट फ्लो करेगी। तो 4 अपॉन ये 2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 आएगा। तो 4 अपॉन 8 ये 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो एमीटर की जो रीडिंग है वो 0.5 एम्पियर होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। एक 4 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहां से एक आई करंट पास हो रही है और यहां से फिर ये 4 ओम के दो रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये 4 ओम। ये भी 4 ओम और फिर यहाँ पे एक ये 4 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और ये 1.6 ओम। तो इसमें पूछा है इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर। तो इसमें आई की वैल्यू पूछी है एम्पियर में। तो देखो अगर ये आई करंट है तो यहाँ पे एक करंट जो भी यहाँ से करंट जाएगी, सपोज करिए कि यहाँ से आई प्लस I1 करंट जा रही है, क्योंकि आई अगर इसमें से करंट जा रही है तो I1 इधर जाएगी, तो ये नेट करंट आई प्लस I1 होगी। तो आई और I1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें दो लूप दिए हुए हैं, एक तो ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप। तो इन दोनों लूप्स को यूज करके हम आई और I1 में इक्वेशन बना सकते हैं किरचॉफ्स लॉज को यूज करके, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमें आई और I1 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और हमें आई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 4 ओम और 4 ओम है इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 का होल इनवर्स, यानी कि 2/4 का होल इनवर्स। तो ये 1/2 का इनवर्स हो यानी कि 2 ओम। तो इसकी प्लेस पे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इनको हमने नेम कर दिया ABCDEF इन लूप AFCBA।
AFCBA बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। तो A से F की तरफ गए, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। F से C की तरफ गए तो 2 ओम और 4 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें I करंट है, तो 6I करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। फिर ऐसे चले, इसमें I प्लस I1 करंट है, तो ये 1.6 इंटू I प्लस I1, और इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे। -4 इज इक्वल टू 0। तो 6I प्लस 1.6I प्लस 1.6I1 -4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो 60 प्लस 16 76I प्लस 16I1 इज इक्वल टू 40। 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 19I प्लस 4I1 इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन। अब दूसरा लूप ले लेते हैं। ये लूप हो गया है EDCF। इन लूप EDCFE बाई KVL। इसमें भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। 4I1, तो E से D की तरफ चलेंगे तो ये 4I1 हो गया। फिर D से C के बीच में कुछ नहीं है, C से F की तरफ चले तो ये 4 प्लस 2 6 हो गया। और इसमें करंट है I। हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव, तो -6I। और ये क्लोज लूप कंप्लीट हो गया तो ये 0। तो इसका मतलब 4I1 किसके इक्वल हो गया? 4I1 इज इक्वल टू 6I। तो जो 4I1 है इसको हम 6I लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, 19I, 4I1 की वैल्यू हमने रख दी 6I इज इक्वल टू 10। तो 25I इज इक्वल टू 10। तो I की वैल्यू हो जाएगी 10/25, दैट इज 2/5। तो 0.4 एम्पियर की करंट होगी। तो I का वैल्यू हो जाएगा 0.4 एम्पियर। बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद करिएगा बेटा, और जो डाउट्स आएंगे उनको नोट कर लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और संडे को आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा। सर। हाँ बेटा। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर मेरे को बुक्स के इंटेक्स क्वेश्चन में डाउट था, तो सर मैं वो परसों पूछ लूं? लेकिन डाउट्स तो बेटा मैं तुमसे पूछता रहता हूँ हमेशा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सारे कराए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कराए थे क्लास में या नहीं? सर मेरे को किरचॉफ लॉ वाला पूछना था एक बार इंटेक्स्ट में। ठीक है, पूछ लेना। ओके। ओके, थैंक यू।